जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग क्लास 9। ठीक है। आज हम लोग केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्लास काफ़ी दिनों बाद हो रही है। तो आओ एक छोटा सा रिवीजन कर ले ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे और कैसे हम फ्लो में जाने वाले हैं। देखो, हमें मालूम है कि हमारे नेचर में अराउंड जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब कि जितने भी मैटर पाए जाते हैं, वो सब के सब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ये 118 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, है ना। अब मैं जब एलिमेंट बोलता हूँ तो मतलब सिंगल एलिमेंट की बात करता हूँ। फिर वो तुम्हारा हाइड्रोजन हो सकता है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हीलियम हो सकता है ना। वो तुम्हारा लिथियम हो सकता है, ये सारी चीजें। और हमने मतलब क्या कहते हैं कि इनके सिंबल भी पढ़े थे कि जैसे हाइड्रोजन को एच से लिखते हैं। अब एक बार अगर एच आ गया है ना इंग्लिश वर्ड में या फिर लैटिन वर्ड में, तो फिर एच के बाद फिर दूसरा वाला वर्ड लिख देते हैं, लेकिन वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ये तुम्हारा हीलियम हो गया। तो ये जितने भी तुम्हारे 118 एलिमेंट पाए जाते हैं, है ना, इन सबके अपने अलग अलग एटम्स होते हैं। कैसे होंगे? इन सबके अपने अलग अलग एटम्स होंगे। तो हमने उन एटम्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि यार वो जो एटम्स है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, है ना, उनका नेचर में कैसा एग्जिस्टेंस है, वो कैसे पाए जाते हैं। तो हमने इनकी दो कैटेगरी देखी। एक तरीके से एक हमने वो देखी जो तुम्हारे फ्री हैं, मतलब कि जो इस तरीके से कैसे हो सकते हैं, तुम्हारे स्टेबल हो रखे हैं। और एक वो हैं जो तुम्हारे अनस्टेबल हो रखे हैं। ये तो जितने भी तुम्हारे फ्री हो रखे हैं, स्टेबल हो रखे हैं, मतलब कि उनको किसी भी मतलब क्या कहते हैं रिएक्शन नहीं करते, या फिर जो मान लो कि जो तुम्हारे अनरिएक्टिव रहते हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे 18th ग्रुप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वो सब के सब तुम्हारे 18th ग्रुप में पाए जाएंगे, और उनको मैं बोल दूंगा नोबल गैसेस बोल दूंगा। जिसमें तुम्हारा आता है हीलियम, आता है नियॉन, आता है तुम्हारा ऑर्गन, आता है तुम्हारा क्रिप्टॉन, आता है तुम्हारा जेनॉन, आता है तुम्हारा रेडॉन, आते हैं। तो ये सारे तुम्हारे कौन से हो गए? ये सब नोबल गैसेस हो गए जो तुम्हारे 18th उसमें आते हैं, मतलब क्या कहते हैं ग्रुप में आते हैं। जो कभी भी जब भी इनकी एटम्स की बात की जाएगी, तो इनके एटम्स कभी भी तुमको रिएक्ट होते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अदर देन जो तुम्हारे 118 एलिमेंट में जो पाए जा रहे हैं, वो सब के सब कैसे हैं? अनस्टेबल हो रखे हैं। अब वो स्टेबल है, लेकिन सब के सब कैसा चाहते हैं कि यार हमको भी 18th ग्रुप जैसा ही स्टेबल होना है, मतलब कि हमको भी इनके जैसा ही स्टेबल होना है। हमको भी मतलब क्या कहते हैं इनकी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मतलब कि जैसे इनके लास्ट शेल में अगर देखा जाए हीलियम के, तो के शेल में दो आता है। बाकी नियॉन, एल, एम, एन, ओ, पी, इस तरीके से अगर इनकी लास्ट शेल में देखा जाए तो सबके उसमें 8 आता है। तो ये सब के सब क्या करेंगे, जितने भी तुम्हारे अनस्टेबल वाले एलिमेंट है, वो सब सब अपने आप को स्टेबल करेंगे, इनकी शेल को पाकर करने की करेंगे कोशिश। तो जब इस तरीके से कभी भी केस आते हैं तो दो केस हो जाते हैं फिर एटम्स के। या तो एटम फिर मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा आयंस के फॉर्म में पाया जाएगा, या तो एटम्स तुम्हारा मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाएगा। ये चीज हो गया। तो हमने समहाउ तुमको ये बता दिया था आयंस के बारे में हल्का फुल्का, लेकिन अभी इसके चलकर आगे भी क्लासेस होंगी। याद रख लो, कभी भी अगर एटम्स आयंस के फॉर्म में है ना, याद रख लेना। कभी भी कोई भी एटम, अगर मान लो कि मैं सोडियम की बात कर देता हूँ, अगर सोडियम कभी भी आयन की फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर यहाँ क्या होगा, एक चार्ज पाया जाएगा। अब वो जो चार्ज है वो तुम्हारा पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर सिंपल अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 होता है। अगर मान लो कि इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन कैसे तुम्हारा अरेंज हो रखा है, तो अगर मान लो कि ये बीच में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है। इसके अराउंड तुम्हारे शेल हो जाएगी। तो पहली शेल जो होती है उसको के शेल बोला जाता है। के हमने लिख दिया। फिर जो दूसरी शेल होती है उसको हम लोग एल शेल बोलते हैं, तो मैंने एल शेल लिख दिया। फिर जो तीसरी शेल होती है वो तुम्हारी एम शेल होती है, तो मैंने एम लिख दिया। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ के एल एम। और मुझे मालूम है कि भैया के शेल में मैक्सिमम दो आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, और एम शेल में इधर 8 आने चाहिए। लेकिन यहाँ एम में कितने, केवल एक ही हो रखे हैं। कितने हो रखे हैं? केवल एक ही हो रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यार अगर किसी के भी लास्ट शेल में एम में वन आ रहा है, तो भैया वो स्टेबल अनस्टेबल हो रखा है, और उसको स्टेबल होना है। तो ये क्या करता है कि सोडियम अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर देता है, मतलब कि क्या कर देगा, लूज कर देगा। और जैसे ही लूज करेगा तो ये जो ये वाली शेल है क्या हो जाएगी, एम शेल, ये तुम्हारी एंड हो जाएगी। तो फिर लास्ट वाली शेल फिर कौन सी कहलाई जाएगी? फिर तुम्हारी लास्ट वाली शेल ये एल वाली कहलाई जाएगी। तो फिर अगर एल में 8 देखा जाए, तो एल में 8 तुम्हारी नियॉन होता है। कौन सा होता है? नियॉन होता है। तब जो तुम्हारा सोडियम है नियॉन जैसा बिहेव करने लगेगा। लेकिन अगर मान लो कि इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो अब अगर मैं सोडियम को देखूं, अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो के हो जाएगा, एल हो जाएगा, के में दो हो जाएंगे, एल में 8 हो जाएंगे। ये हो गया, है ना। तो अभी तो ये स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर मान लो कि मैं इसकी बात करता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या कुछ हुआ क्या, तो बिल्कुल हुआ। क्योंकि भैया अगर मैं नॉर्मल एटम की बात करता हूँ तो नॉर्मल एटम में आपका इलेक्ट्रॉन और आपका प्रोटॉन हमेशा बराबर होंगे। तो आपका जो चार्ज होता है वो चार्ज भी जीरो होता है, मतलब कि ना तो माइनस का साइन ज्यादा होता है ना तो आपका प्लस का साइन ज्यादा होता है। लेकिन जब भी आपका आयंस आ जाएगा, आयंस तभी आपका बनेगा जब आपके चार्ज डिफरेंस आएगा, मतलब कि कोई चार्ज होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि यार एक बताता हूँ, इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन एक बढ़ गया, प्रोटॉन की एक संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। कि मान लो कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इधर की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन 11 थे, प्रोटॉन भी 11 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन अभी भी प्रोटॉन 11 के 11 ही बचे। तो इलेक्ट्रॉन के कम और ज्यादा होने से तुम्हारे आयंस के चार्ज बढ़ते हैं। तो अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन गए, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो प्रोटॉन कितने ज्यादा हो गए, एक ज्यादा हो गया। तो मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ, पॉजिटिव का 1 लगा देता हूँ कि 1 पॉजिटिव हो गया, 1 पॉजिटिव लिख दिया ऐसे करके। या केवल भी पॉजिटिव लिख दूंगा तो भी कोई बात नहीं, तब भी मैं अंडरस्टूड हूँ कि हाँ चलो ठीक है, इसमें एक ही पॉजिटिव की बात हो रही। तो ये जो प्लस का साइन आया है ये तुम्हारा चार्ज आया है। ये क्या हुआ है, ये तुम्हारा एक तरीके से चार्ज बोला जा रहा है। तो ठीक इसी तरीके से तुम्हारा Cl निगेटिव लिखा जाता है। तो अभी इसकी आगे क्लासेस है, तुम्हें इसके बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ। ये तो कुछ इस तरीके से आयंस जो होते हैं, मतलब आयन मतलब एटम्स जो होते हैं वो आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारे उसमें, मतलब क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमारे नेचर में। ये हो गया पैरा केस, समझ में आ गया। अब देखो दूसरा केस क्या होता है, तुम्हारा मॉलिक्यूल का केस होता है। मॉलिक्यूल के केस में ये होता है कि जो तुम्हारा एटम जो होता है वो एटम तुम्हारा बेसिकली क्या करेगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को ना तो वो मतलब क्या कहते हैं लूज करने वाला है, ना ही वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं गेन करने वाला है, वो तुम्हारा शेयर करेगा। तो मान लो कि कोई भी एटम है, अगर वो स्टेबल करने के लिए दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है, तब वो जो एक तरीके से जो उसके साथ बॉन्डिंग बनाता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोल देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। और वो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो तुम्हारा मॉलिक्यूल होता है। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ हाइड्रोजन की, बात कर देता हूँ। हाइड्रोजन का भैया एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो भैया इसके के में 1 ही आ जाएंगे ये, लेकिन भैया के में अगर 1 है तो भैया ये अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि भैया के में 2 होने चाहिए। मैंने बोला चलो ठीक है एक इलेक्ट्रॉन ले लो। तो अगर मान लो कि तुमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये फिर आयन का चार्ज बना देगा, मतलब कि ये H पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हमको आयन नहीं बनाना, हमको मॉलिक्यूल बनाना है। तो मॉलिक्यूल बनाना है तो इसका मतलब क्या है कि हमें अब इस मतलब क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। वैसे अभी तुम लोग क्लास 10 में पता चलेगा कि जो वैलेंस शेल होता है, जैसे मान लो कि वैलेंस शेल के शेल में 1 आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तुम उसको डॉट के साथ भी रिप्रेजेंट करा सकते हो। तो मैंने डॉट के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करा दिया। और फिर मान लो कि मैंने प्लस का साइन लगाया कि हाँ देखो मैंने एक और हाइड्रोजन लिया, उसमें भी मतलब क्या कहते हैं कि उसका भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1 था, के में अगर 1 था। तो हमने क्या किया, इसको जब मैचअप कराया तो हमने देखा कि हाइड्रोजन ने अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और तुम्हारा इस वाले हाइड्रोजन ने भी अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों ने क्या किया आपस में ही एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक H2 मॉलिक्यूल बना दिया। ये है। तो ये जो H2 मॉलिक्यूल है, इस तरीके से तुम देख सकते हो कि यार जो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट जितने भी पाए जा रहे हैं, 118 एलिमेंट पे कुछ तुम्हारे आयन के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, कुछ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, है ना। तो जो तुम्हारे मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो अगर मॉलिक्यूल को देखा जाए तो हो सकता है कि कुछ तुम्हारे डायटोमिक होंगे, है ना। कैसे होंगे डायटोमिक, जो 2 के फॉर्म में होंगे, कि मतलब यार 2 अगर उनके जैसे एटम भी मिल गए तो भी वो अपने आप की मतलब क्या कहते हैं वैलेंस शेल को कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। क्योंकि देखो स्टेबल हो, है ना, हाइड्रोजन ने अपने आप को स्टेबल कर लिया। ठीक इसी तरीके से I2 हो गया, Br2 हो गया, है ना। ठीक इसी तरीके से जितने भी तुम्हारे डायटोमिक पार्टिकल है ना, तो जो भी तुम्हारे डायटोमिक पार्टिकल्स होते हैं या फिर डायटोमिक एटम्स हो गए, डायटोमिक्स तुम्हारे एलिमेंट हो गए, वो एलिमेंट जो कि मतलब कि अपने जैसे 2 एटम्स लेकर स्टेबल हो तो उसको डायटोमिक एलिमेंट बोल देते हैं। ये हो गया। ठीक है, ऐसे हमने पढ़ा था तुम्हारे को ट्राइएटॉमिक एलिमेंट भी होते हैं, अगर तुम लोग को याद होगा, है ना। ट्राइएटॉमिक एलिमेंट में तुम्हारे जैसे मैंने ओजोन पढ़ा था, ये बता दिया। तुम्हारा टेट्राएटॉमिक में तुम्हारा P4 के बारे में बता दिया था जो कि तुम्हारा था फास्फोरस। और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फिर ऑक्टाटॉमिक में तुम्हारा सल्फर 8 बता दिया था। मतलब कि जब भी तुम इस तरीके के एलिमेंट को देखते थे तो तुमको पता चलता था कि यार नेचर में कभी भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो फास्फोरस है वो सिंगल फास्फोरस के रूप में नहीं पाया जाता। वो अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाएगा तो वो अपने जैसे
3 फास्फोरस को और लेगा, तब जाके मतलब क्या कहते हैं अपने आप को वो स्टेबल कर पाएगा, अपने इलेक्ट्रॉनिक शेल को कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन जब भी वो कंप्लीट कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कर रहा होगा। तो यहाँ जो पी 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 की जो बॉन्डिंग हो रखी है ना, जैसे मान लो कि अभी तो ऐसे सिंगल बॉन्ड से बता रहा हूँ, तो नॉर्मली अगर जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि ये जो पी 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 की जो बॉन्डिंग हो रखी है, ये तुम्हारी कैसी बॉन्डिंग हो रखी है, ये तुम्हारी कोवलेंट बॉन्डिंग हो रखी है ये। तो ठीक ऐसे ही मान लो कि भैया अगर ये जैसे अपने जैसे एटम्स के साथ मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हो सकता है कि मतलब क्या कहते हैं किसी दूसरे के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, दूसरे एलिमेंट के साथ भी कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया तुम्हारा उसकी बात कर दी, मैंने तुम्हारा H2O की बात कर दी। भैया अगर जैसे H2O को लिखा जाए तो ये वाटर है, वाटर हो गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भैया आपको हाइड्रोजन के भी एटम दिख रहे हैं, इसमें आपके ऑक्सीजन के भी एटम दिख रहे हैं। और भैया मेरे को बड़ी क्लास में ये पता चलेगा कि ये जो आपस में ये जो दो एलिमेंट हैं, इन्होंने जो अपना केमिकल कॉम्बिनेशन बना के रखा है ना, केमिकल कंपाउंड, ये जो केमिकल कंपाउंड है, ये कैसे बना है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना है ना। तो हम देख रहे हैं कि यार इसमें एक हाइड्रोजन का भी एटम है और इसमें एक ऑक्सीजन का भी एटम हो रखा है। हाइड्रोजन के 2 एटम हो रखे हैं, ऑक्सीजन का एटम हो रखा है, मतलब अलग अलग एटम हो रखे हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी तुम्हारा एक मॉलिक्यूल ही है, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते थे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोल देते थे, रेदर देन क्या बोलते थे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो जब भी एक अपने ही जैसे एटम के साथ अगर तुम स्टेबिलिटी ला रहे हो, है ना, तो तुम उसको क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल एज अ एलिमेंट बोल दोगे, या फिर क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट। लेकिन अगर मान लो कि तुम स्टेबिलिटी तो ला रहे हो लेकिन अपने जैसे एक अपने एटम के जैसे नहीं, दूसरे जैसे एटम से लेकर आ रहे हो, तो तुम उसको क्या बोल दोगे, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड बोल दोगे ये। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है, आ इसमें किसी गया। को आ गया ना पक्का। ठीक, हाँ। चलो आ जाओ। तो आज ना कुछ नहीं है, आज की जो लेक्चर है उसमें बस मैं तुम लोग को केमिकल फार्मूला के बारे में बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में जब हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं, है ना, फिर वो भले चाहे हम लोग मतलब क्या कहते हैं मॉलिक्यूल का लिख रहे हो, है ना, किसका लिख रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल का लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूल एज अ एलिमेंट का लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का लिख रहा हूँ, या फिर मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड का लिख रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या होता है, उसको जब हम लोग लिखते हैं तो उसको समझते कैसे हैं, कि ताकि हम लोग को कभी भी कोई चीज लिखे तो हमें समझ में आ जाए कि हाँ यार टू का मतलब क्या है ना, मल्टीप्लाइड बाय टू का मतलब क्या है, तो तुम्हें समझ में आ जाए। देखो, केमिकल फॉर्मूला जो भी है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मॉलिक्यूल के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है ना, कि वो जो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लो कि कार्बन हो गया या फिर कुछ भी हो गया, जैसे मान लो कि मैंने एक पेंसिल बोल दी, है ना, मान लो कि मैंने एक पेंसिल बोली, तो जब भी तुम पेंसिल के नीचे साइड देखते हो तो तुमको एक कार्बन मिलता है, क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। तो अगर मान लो कि मैं कार्बन होता है, वो कार्बन किस फॉर्म में होता है, तुम्हारा ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है। तो अगर मान लो कि मैं उसको देखूंगा तो मैं उसके कंपोजिशन के जाऊंगा ना, केमिकल कंपोजिशन में जाऊंगा, तो मुझे इसको रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा, मैं इसको लिखूंगा, हो सकता है कि मैं कार्बन लिखूं, या हो सकता है मैं C2 लिखूं या C4 लिखूं, ये सब लिखूं। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना, उस बेसिकली उस मॉलिक्यूल का जो रिप्रेजेंटेशन है, वही तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला ही बताने की कोशिश करता है। और जब तुम उसको, जब ऑब्वियस ही बात है कि जब तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला जब तुम्हारे मॉलिक्यूल के कंपोजिशन को बता रहा है, तो उसका मतलब है कि वो एक तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो गया। तो जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वही सेम तुम्हारे किसका भी फॉर्मूला होता है, तुम्हारा वो तुम्हारे केमिकल फॉर्मूले के भी इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, केमिकल फॉर्मूले का ही इक्वल होता है। वो कोई बराबर नहीं, वो मतलब कि कोई अलग अलग नहीं होता, वो दोनों बात बराबर ही होती है, लेकिन बस थोड़ा सा स्लाइटली से हल्का सा कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है, तो उसको भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ये है ना। तो और सबसे पहले देखते हैं तुम्हारा फॉर्मूला ऑफ अ एलिमेंट। जितने भी हम लोग एलिमेंट लिखते हैं, है ना, जैसे मान लो कि लिख देता हूं मैं फॉर्मूला ऑफ अ एलिमेंट, तो फिर हम उसके बारे में देखते हैं कि यार ये क्या है। जब भी हम इसके फॉर्मूले को लिखेंगे तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं, याद रख लेना कि जब भी फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट की बात की जा रही है तो उसमें मॉलिक्यूल के कंपोजिशन की बात की जाएगी, जो कि उसमें उसका जो सिंबल है ना, वो हमें बताएगा कि वो क्या एलिमेंट है, और उसका जो सबस्क्रिप्ट है वो हमें बताएगा कि उसमें कितने एटम पाए जा रहे हैं। नहीं समझ में आया ना मैं क्या बता रहा हूँ। देखो, कभी भी किसी भी एलिमेंट का अगर मान लो कि मैं केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे किस चीज की डिमांड है, मुझे तो एक डिमांड है उसके केमिकल सिंबल की, है ना, किसकी डिमांड है, उसके सिंबल की डिमांड है, और उसके साथ साथ मुझे सबस्क्रिप्ट्स की डिमांड है। अगर मतलब क्या कहते हैं उसमें पाया जा रहा है तो ये मे और मे नॉट वाला भी फंक्शन हो गया, ये हो गया। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि 118 एलिमेंट में तुम्हारा एक एलिमेंट पाया जाता है जिसको मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, हाइड्रोजन बोल देता हूँ। अब मुझे बताओ कि उसका सिंबल क्या होता है, H होता है।
क्या होता है उसका? H। उसका सिंबल होता है एच। लेकिन मुझे बताओ, क्या कभी भी तुम्हारा एच के फॉर्म में तुम्हारा हाइड्रोजन पाया जाता है? क्या ये इतना स्टेबल हो रखा है? नहीं हो रखा है ना। ये तो तुम्हारा अनस्टेबल हो रखा है। तो ये तुम्हारा किस फॉर्म में पाया जाएगा? ये तुम्हारे स्टेबल फॉर्म में तो पाया जाएगा। लेकिन स्टेबल फॉर्म में किस तरीके से पाया जाता है? ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टेबल पाया जाता है, मॉलिक्यूल एज एलिमेंट के फॉर्म में पाया जाता है। तो तुम क्या लिखते हो? H2 लिखते हो। ये हो गया। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, तो ये मैंने लिखा H और मैंने ये लिखा 2। तो ये जो H है, ये क्या है तुम्हारा? ये एक सिंबल हो गया। ये क्या हो गया? एक सिंबल हो गया। और ये जो 2 है, ये 2 क्या हो गया? ये तुम्हारा सबस्क्रिप्ट हो गया। तो जो सबस्क्रिप्ट होता है वो तुमको ये बताने की कोशिश करता है कि कितने एटम हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स है तुम्हारे, है ना, इस मॉलिक्यूल में। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा H2 है, ये तुम्हारा एक एलिमेंट नहीं है, ये मॉलिक्यूल कहला रहा है इस समय, याद रखो। जब भी मैं एलिमेंट की बात करूंगा, तो एलिमेंट में केवल एक ही एटम गिना जाता है ना। जैसे मान लो कि यहाँ जो मैंने हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ हाइड्रोजन का केवल एक ही एटम है। तो इसी वजह से इसको एलिमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कि हाँ, ये जो है ये आपका एक एलिमेंट हो रखा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इस H2 को बोलूंगा, तो ये H2 एक एलिमेंट नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है ना। क्योंकि भैया मॉलिक्यूल क्या होता है? या दो, या दो से ज्यादा जब भी कोई एटम एक साथ आते हैं तो हम उनको मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन एलिमेंट में केवल एक ही हम लोग मतलब क्या कहते हैं, उस एलिमेंट में केवल एक ही एटम की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन, मतलब सिंगल एक सिंबल एच का, वो तुम्हारा एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं H2 लिखता हूँ, तो तुम्हारा मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा तुम्हारे मतलब दो या दो से ज्यादा तुम्हारे एटम पाए जा रहे हैं। तो ये हो गया। तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा एक तरीके से फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है? तुम्हारा एलिमेंट का फॉर्मूला है, तुम्हारे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। जिसमें एच उसके सिंबल को बता रहा है कि हाँ, ये कौन सा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कौन सा तुम्हारा एलिमेंट है। और सबस्क्रिप्ट्स बता रहा है कि उसमें कितने एटम्स पाए जा रहे हैं। ये है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो मैंने अभी बताने की कोशिश की कि 2 का मतलब सबस्क्रिप्ट्स में, और 2 का मतलब इसका है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जा रहे हैं। तो मतलब कि हाइड्रोजन के दो एटम पाए जा रहे हैं, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ हाँ गया? भैया। आ गया, आ चलो गया। ठीक, वेरी गुड, है ना। इसका मतलब तुमने समझ लिया कि हाँ, जब भी कभी भी H2 लिख कर आएगा, तो मैं बोल दूंगा कि ये भैया आपका मॉलिक्यूल है। और ये इसमें कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं? एक मॉलिक्यूल है। ये कितना मॉलिक्यूल है? ये केवल और केवल वन मॉलिक्यूल है। इस चीज को याद रख लेना। अगर मान लो कि मैं यहाँ, अगर जैसे इन केस मान लो, सिंपल सा, अगर मान लो कि मैं लिख देता यहाँ, अगर 2 लिख देता है ना, एक वर्ड में लगा दूं, यहाँ 2 लगा देता हूँ, ठीक। तो फिर तुम क्या समझोगे इसको? कि भैया यहाँ आपके कितने हो रखे हैं फिर मॉलिक्यूल? बताओ मुझे, कितने हो गए मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे मान लो कि मैं कभी भी 2H लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये बताओ मुझे, मॉलिक्यूल है या फिर ये एलिमेंट है? बताओ मुझे। एलिमेंट। एलिमेंट। हाँ, वेरी गुड, एलिमेंट है। इसको क्या बोलोगे? कि ये भैया ये आपका एलिमेंट हो रखा है। लेकिन इस एलिमेंट में फॉर्मेशन ऐसी हो रखी है कि इसमें सेपरेट हाइड्रोजन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? तुम्हारे सेपरेट हाइड्रोजन की। कि भैया जिसमें जो हाइड्रोजन के जो एटम है, वो आपके अलग अलग हैं, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि भैया मैं H2 ऐसे लिखता हूँ, तो ये फिर जो आपका है, ये मतलब क्या कहते हैं, ये आपका एक मॉलिक्यूल है। इसमें मतलब क्या कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन के एटम तो है, हाइड्रोजन के दो एटम है, लेकिन वो आपके मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो रखे हैं। तो अगर मान लो कि भैया ये सबस्क्रिप्ट्स में तो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बताए जाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं यहाँ, अगर मान लो कि यहाँ मल्टीप्लाई कराता हूँ, है ना, यहाँ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कराता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने 2H2 लिख दिया, है ना, 3H2 लिख दिया। तो अगर मान लो कि मैं इसको एक मॉलिक्यूल बोलता हूँ, है ना, हाइड्रोजन का अगर मैं एक मॉलिक्यूल बोलता हूँ, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? यहाँ तुम्हारे दो मॉलिक्यूल हैं। किस चीज के मॉलिक्यूल है तुम्हारे? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। क्या बोलोगे? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बोल दोगे। यहाँ कितने बोल दोगे? यहाँ भैया तुम्हारे तीन मॉलिक्यूल है, आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। ये हो रखा है। लेकिन अगर कभी भी सिंपल अगर मैं 2H लिख दूंगा, 3H लिख दूंगा, तो इसका मतलब है कि भैया ये सेपरेट एटम है हाइड्रोजन के। ये क्या है? तुम्हारे ये सेपरेट तुम्हारे हाइड्रोजन के एटम है। ये कोई आपके मतलब क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल नहीं हो रखे हैं ये। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? आ गया। आ गया ना? ठीक इसी तरीके से तुमको मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का भी सोचना है। O2 कभी भी लिख कर आए,
तो तुम समझ जाना कि भैया ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि भैया इसमें दो क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, एटम रिप्रेजेंट करा रहा है। मतलब कि अगर एक से ज्यादा एटम हो रखे हैं तो उसको मैं मॉलिक्यूल बोलूंगा, और मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट इसको बोलूंगा इस वजह से क्योंकि भैया इसमें जो एटम पाए जा रहे हैं वो आपके सेम ही एटम पाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ही पाए जा रहे हैं। ये चीज हो गया है ना। तो O2 तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है, ना कि आपका एक सिंगल एलिमेंट हो रखा है, तो उसको क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एक ही एटम जैसे दो एटम है जो मिलकर बन रहा है ये। लेकिन अगर सिंपल ओ लिखूंगा तो ये सेपरेट तुम्हारे एटम कहलाए जाएंगे। ठीक इसी तरीके से बाकी के हो गए जो तुम्हारे, अगर मान लो कि उसकी बात कर देता हूँ, नाइट्रोजन की बात कर देता हूँ, तुम्हारा ऑक्सीजन की बात कर देता हूँ, क्लोरीन की बात कर देता हूँ, तुम्हारा Br2 की बात कर देता हूँ, तुम्हारा I2 की बात कर देता हूँ, तुम्हारा फास्फोरस 4 की बात कर देता हूँ, सल्फर 8 की बात कर देता हूँ। तो ये जितने भी टू 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 ये क्या, ये सबस्क्रिप्ट्स हैं, ये जो तुम्हारे बेसिकली नंबर ऑफ एटम को बता रहे हैं, जो इनके मतलब क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं कि हाँ यार ये देखो ये सब मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ना कि तुम्हारे ये एक तरीके से एटम्स के फॉर्म में हो रखे हैं। तो मुझे बताओ इनमें किसी को कोई डाउट है कि हाँ कभी भी अगर मान लो कि एलिमेंट का फॉर्मूला लिखना है तो हमें कैसे लिखना है, कैसे समझना है, इसके बारे में सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया ना? हाँ, तो इस चीज को याद रख लेना कि देखो कभी भी कोई भी केमिकल फॉर्मूला किसी भी चीज, किसी भी मान लो कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है ना। जिसमें तुम्हारा सिंबल पाया जाएगा उस एलिमेंट में कि उस मॉलिक्यूल में कितने तुम्हारे कितने कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करा रहा है, ये चीज है। तो अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं वो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ही बताने की कोशिश करेगा, है ना। तो जैसे इसको देखो, जैसे ये H2 लिख रखा है ना। तो क्या है कि एक केमिकल फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट का वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, मतलब कि ये जो तुम H2 लिख रहे हो ये मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये अपने आप को ऐसा बोलना चाह रहा है कि देखो मेरे मॉलिक्यूल के कंपोजिशन में कौन सा सिंबल है, मतलब कि कौन सा एटम पाया जा रहा है, और सब स्क्रिप्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि कितने एटम पाए जा रहे हैं, है ना। तो जैसे ये हाइड्रोजन का एलिमेंट हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन का तुम बता रहे कि देखो ये जो आपका फॉर्मूला है वो हाइड्रोजन का फॉर्मूला है, और हाइड्रोजन के फॉर्मूले में जब दो एटम्स आ रहे हैं तो मैं उसको मॉलिक्यूल ऑफ अ हाइड्रोजन बोल दे रहा हूँ ये। तो कभी भी एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कभी भी लिखा जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को, तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ तुम्हारे हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं ये, क्योंकि मॉलिक्यूल का मतलब ही यही होता है कि भैया एक से ज्यादा एटम। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया हाइड्रोजन जो होता है वो एक अपने जैसे एटम को लेकर एग्जिस्ट कर सकता है, बैलेंस कर लेता है, स्टेबल कर लेता है, इसी वजह से यहाँ H2 लिखा जाता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ, तुम्हारा तुम्हारा पी फास्फोरस की बात कर देता हूँ, तो उसको अपने जैसे चार की जरूरत होती है ना। तो वहां तुम्हारी एटॉमिसिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है ना। तो लेकिन अगर मान लो कि मैं H2 लिखूंगा तो तुम समझ जाना कि यार ये एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मैं 2H लिख देता हूँ तो उसका मतलब है कि भाई दो सेपरेट एटम है, H2 रिप्रेजेंट करा रहा है एक हाइड्रोजन ऑफ मॉलिक्यूल, और तुम है ना। ठीक वैसे अगर मान लो कि मैं 2H2 लिख देता हूँ तो ये रिप्रेजेंट करा रहा है कि टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, ये सारे तुम्हारे सिंबल्स हो गए जितने भी हो गए, है ना। लेकिन अगर मैं 18th ग्रुप की बात कर देता हूँ, है ना, जो जो तुम्हारे 18th ग्रुप में थे, 18th ग्रुप में नोबल गैस थे, जैसे तुम्हारे हीलियम हो गया। कभी हीलियम के नीचे कभी तुमने टू लगाते हुए देखा कभी किसी को? नहीं, है ना। ना तो तुमने कभी भी ऑर्गन के नीचे तुमने टू लगाते हुए देखा हुआ। क्यों? क्योंकि भैया उनकी जो एटॉमिसिटी होती है वो वन होती है, वो मोनो एटॉमिक होते हैं। वो कैसे होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं, वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि भैया उनके जो सिंबल हैं वही उनके केमिकल फॉर्मूले भी हैं, कोई उनमें डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि वो मोनो एटॉमिक होते हैं, वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। इसी वजह से इनका जो फॉर्मूला होता है वही इनका सिंबल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया इनके नंबर ऑफ एटम्स एक ही होता है, मोनो एटॉमिक होता है, तो इनमें कोई डिफरेंस भी नहीं आता है। ये चीज हो गया, है ना। अभी अगर नीचे आओगे तो जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि वो हो रखे हैं तुम्हारे, मतलब क्या कहते हैं, जितने भी मेटल्स हैं उन सबके सिंबल्स है ना। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे मतलब जितने भी तुम्हारे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये जिनमें मतलब क्या कहते हैं कि खुद अपने ही जैसे एक एटम से मिलकर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश की है, ये वो है। ये मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट के एग्जांपल है। अभी मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड के बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो देखो ये है आ तुम्हारा गया। एक्चुअली में ये पीरियोडिक टेबल है ना। तो अगर तुम पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया,
फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तुम अगर केवल 20 तक भी याद कर लोगे तुम्हारे लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये तुम्हारे सिंबल्स हैं, है ना। कि यार अगर मान लो कि मुझे हाइड्रोजन को समझना है, तो हाइड्रोजन को अगर कहीं एच भी लिखा होगा तो मैं समझ जाऊंगा। हीलियम को समझना है तो अगर कहीं एच ही लिखा होगा तो मैं समझ जाऊंगा। लेकिन मुझे मालूम है, अब मुझे मान लो कि अगर मैं लिथियम को लिखता तो एल आई कहीं लिखा होगा तो मैं तुरंत समझ लूंगा कि हाँ भैया वो लिथियम के बारे में बात कर रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया नेचर में आपका जितने भी ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो आपका अनस्टेबल होता है ना। वो अपने जैसे एक और उसको लेके चलता है। तो इसका मतलब है कि उस सिंबल को मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक से रिप्रेजेंट नहीं करा सकता। तो मुझे पता चला कि हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है स्टेबल में। तो भैया वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि अपने जैसे दो हाइड्रोजन को लेके चलता है, दो हाइड्रोजन एटम्स को लेके चलता है। तो मैंने उसको H2 से रिप्रेजेंट करा है। लेकिन मुझे हीलियम का पता चला कि भैया ये स्टेबल होता है, क्योंकि ये तुम्हारे ये सब के सब कौन सा है, ये तुम्हारे 18th ग्रुप हो रखे हैं। तो ये जो 18th ग्रुप में जो स्टेबल हो रखा है, इसी वजह से मैं इसको सिंपल He से लिख देता हूँ, ये हो गया। तो इसका जो सिंबल है वही इसका फॉर्मूला भी हो गया, है ना। वही इसका केमिकल फॉर्मूला भी हो गया। लेकिन लिथियम की बात करता तो तुम्हारा अनस्टेबल हो रखा है ना। ये क्या हो रखा है, ये अनस्टेबल हो रखा है। ये आपका मतलब आयंस बनाता है, तो इसी वजह से इसके ऊपर Li पॉजिटिव लिखा जाता है ना। तो हो सकता है कि भैया आपके जितने भी मतलब ये पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके वो पाए जा रहे हैं, एटम्स पाए जा रहे हैं, वो आपके स्टेबल भी हो सकते हैं, वो आपके अनस्टेबल भी हो सकते हैं। तो जो अनस्टेबल होंगे, जो स्टेबल होंगे वो आपके मोनो एटॉमिक ही होते हैं। तो उनके जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं और जो उनका मतलब क्या कहते हैं कि सिंबल होता है, वो बात बराबर ही थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी अनस्टेबल होते हैं, तो वो अगर आयंस के फॉर्म में तो उनके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो दो तरीके से, क्या वो अपने जैसे ही मतलब क्या कहते हैं एग्जिस्ट करा रहे हैं नेचर में। तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ डायटोमिक, कुछ ट्राइटोमिक, कुछ तुम्हारे टेट्राटोमिक, कुछ ऑक्टाटोमिक, कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे कंपाउंड के फॉर्म में भी अपने आप को एग्जिस्ट कराते हैं, लेकिन वो भी मॉलिक्यूल के ही फॉर्म में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ना कि तुम्हारा गिव और तुम्हारा लूज और तुम्हारा गेन करके। ये तो अभी सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत मतलब जब अगली क्लास भी पढ़ोगे, अगला चैप्टर भी पढ़ोगे तब और अच्छे से आ जाएगा। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो जल्दी से कुलदीप। कुलदीप हाँ भैया। बता भाई आंसर। या सी माइक ऑफ था मेरा। कौन सा होगा, सी हो जाएगा, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। अभिषेक। भैया वो माइक बंद था। हम्म In the chemical formula of an element, what information does the subscription? Option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड, है ना। जि, हाँ वेरी गुड, सही बोला कि भैया अगर जैसे मान लो कि H2 लिखता हूँ, तो यहाँ जो टू है वो सबस्क्रिप्ट है। और वो सबस्क्रिप्ट हमें क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जा रहे हैं, ये चीज है। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। What is the difference between H2 and हम्म बताओ। या बी? बी है ना, कि जिसमें H2 क्या बता रहे हैं कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन 2H क्या बता रहा है कि भैया सेपरेट एटम है हाइड्रोजन के, है ना। ये आपस में मतलब क्या कहते हैं कि बॉन्ड नहीं बना रखा है, इसमें कोई भी स्टेबिलिटी मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। तो हाइड्रोजन एज अ एग्जिस्ट जब हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है तो H2 के फॉर्म में, मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि सेपरेट एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। The formula H2 of hydrogen element indicates that one molecule of hydrogen contain B. हम्म टू Two एटम्स ऑफ atoms हाइड्रोजन, of वेरी गुड, है ना। hydrogen. ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। The molecular formula for the element bromine is क्या होगा।
अभिषेक तुम बताओ। क्या होगा अभिषेक? Br. बीआर जो होता है वो तुम्हारा सिंबल होता है, खा गए ना चक्का। यहाँ क्या था तुम्हारा, ये सिंबल है तुम्हारा। लेकिन वो हमसे कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ Br2. रहे। हाँ Br2। तो ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन अगर मानोगे तुम उसको रिप्रेजेंट कराना है, तो तुम उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कराओगे, Br से करा दोगे, सिंपल है, ऐसा Br करा दिया। लेकिन अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि Br तुम्हारा उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका मतलब है कि भैया ये किस फॉर्म में तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो मुझे मालूम है कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तुम्हारा Br2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि जब तुम्हारे हाइड्रोजन के दो एटम्स आते हैं तब जाके तुम्हारा जो ब्रोमीन होता है, तब वो तुम्हारा स्टेबल होता है। मतलब कि यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तुम्हारा, कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड मतलब Br Br बॉन्ड बना रहे हैं। और Br Br बॉन्ड कैसे बना रहे हैं, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना रहे हैं, ये कि ना कि इलेक्ट्रॉन को गिव और तुम्हारा टेक करके बना रहे हैं। तो ये जो Br Br के बीच में जो बॉन्ड आ रहा है, ये Br Br के बीच में जो बॉन्ड है, वही इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मतलब कि जो बता रहा है कि नेचर में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ना कि हमको उसका सिंबल बताना है। फॉर्मूला और Br में अंतर होता है, लेकिन मैंने बोला था ना कि भैया केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है, लेकिन वो तभी सेम हो सकता है जब आपका केवल और केवल मोनोएटॉमिक हो। क्योंकि मोनोएटॉमिक पार्टिकल मतलब कि सिंबल ही तुम्हारा एक ही एटम तुम्हारा, वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो गया। तो केवल वो 18th ग्रुप के लिए ही लागू है और कहीं भी लागू नहीं। मतलब कि अगर कभी भी हीलियम तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा नियॉन, तुम्हारा ऑर्गन, तुम्हारा क्रिप्टॉन, फिर तुम्हारा जेनॉन, तुम्हारा रेडॉन, तो अगर इनकी बातें करते हैं तो तुम बोल सकते हो कि हाँ भैया इनका जो सिंबल है और जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दोनों का सेम है। अदरवाइज मतलब बाकी जितने भी तुम्हारे सिंबल्स पाए जाते हैं वो हमेशा या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे, या तो वो फिर मतलब क्या कहते हैं आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे। तो फिर आपको चेक करना है कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैसे बताया गया है, ये चीज है ना। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दूं। कुलदीप बता भाई। आवाज नहीं आ रही है। and हम्म, molecular formula for inert gases like neon just the same. Yes, see. सी। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दूं अभिषेक। What is the molecular formula of element sulfur? हम्म। D. डी। S8. एसिड, वेरी गुड, है ना। तो सल्फर, ये जो एस पहला वाला लिखा है ये सिंबल है भैया, है ना। कभी भी एस लिखा होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो सल्फर है। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया सल्फर हमेशा अपने जैसे 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 एटम्स को लेकर एग्जिस्ट करता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा कि हाँ यार ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है कि किस फॉर्म में तुम्हारा तुम्हारा सल्फर जो है वो तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा है, नेचर में कर रहा है। ये हो गया। तो ये तुम जब मैं देख रहा हूँ कि यार अपने ही जैसे एटम को लेके बनाया हुआ बैठा है, मतलब कि जो 8 एटम्स पाए जा रहे हैं वो 8 एटम्स तुम्हारे सल्फर के ही हो रखे हैं। तो यार मैं इसको पूरे ही पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोल सकता हूँ कि हाँ ये तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया, है ना। धीरे धीरे सारी चीजें बेसिक क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। How are all metal elements like NaMg type placed? Option B. ऑप्शन, चलो देख तुम मुझे बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि ये इसका आंसर बताओ। Option A. हाँ ऑप्शन है ना। तुम्हारे केवल वही नहीं है, तुम्हारे तुम्हारे मोनोटॉमिक पार्टिकल ही नहीं। जैसे मान लो कि सिंपल कभी भी अगर हमें कभी भी किसी का फॉर्मूला लिखना होता है, तो या तो अगर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कर रहा है, तब तो हम यहाँ 2 3 4 इस तरह से लगा देते हैं, है ना, 2 3 4 ऐसे। लेकिन जब भी मेटल की बात की जाती है तो मेटल कैसा होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो जब वो लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, जैसे Na पॉजिटिव हो गया, ये हो गया, Mg2 पॉजिटिव हो गया, Al3 पॉजिटिव हो गया। तो ये जब तुम पढ़ोगे ना, तो हम कभी भी इस तरीके से इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में मतलब क्या कहते हैं, इनका कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं होता है।
है ना, इनको दिखाने के लिए हम सिंपल Na भी लिख देते, ये हो जाता। लेकिन हमको अंडरस्टूड होना चाहिए, दिमाग से ही होना चाहिए क्या यार Na के ऊपर यहाँ पॉजिटिव का चार्ज हो रखा है, अगर वो Cl के साथ आ रहा है तो ये बाद में बड़ी क्लासेस में तुमको सब पता चल जाएगा, रट जाएगा, है ना, कि यार जितने भी तुम्हारे मेटल होते हैं, मेटल के ऊपर चार्जेस होता है, तो हम लोग जबरदस्ती उनको चार्जेस को नहीं लिखते हैं, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे नहीं, पॉजिटिव नहीं लिखते, रहते दैट सिंपल Na और Mg भी लिख देते, तो भी हमको समझ में आ जाता है कि हाँ यार वो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। तो उसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि केमिकल सिंबल किस किस केस में तुम्हारा मतलब इक्वल हो गया, दो केस में हो गया। एक तब जब आप मोनोएटॉमिक हो, और मोनोएटॉमिक पार्टिकल मोनोएटॉमिक आप कब हो रहे हो, जब आप 18th ग्रुप में पाए जा रहे हो, और एक तब जब आप मेटल हो तब उस फॉर्म में। अदरवाइज अभी आपको जब पढ़ाया जाएगा मतलब क्या कहते हैं कि आयोनिक कैसे बनता है, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तब आप उसके बारे में और अच्छे से जान जाओगे। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ, बताओ मुझे। Which element हम्म in the table has same molecular formula as chlorine, Cl2, हम्म oxygen? ऑक्सीजन, क्योंकि भाई ऑक्सीजन का भी एटॉमिक अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते तो कितना होता है, ओ 2 होता है। 2. फास्फोरस का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P4 हो जाएगा। सल्फर का लिखेंगे क्या हो जाएगा, S8 हो जाएगा। सोडियम का अगर लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो Na हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 8 एटम ला के तुम्हारा सल्फर अपना मॉलिक्यूल बना पा रहा है, फास्फोरस 4 एटम ला के अपना फास्फोरस अपना मॉलिक्यूल बना पा रहा है ना। सोडियम तो अपने आयन ही बनाता है, तो उसको तो तुम हटाए तो वो मॉलिक्यूल है ही नहीं है। तो ऑक्सीजन अपने जैसे 2 एटम लाके अपना एक मॉलिक्यूल बना पा रहा है, एकदम सेम वैसा ही जैसा क्लोरीन भी अपने जैसे 2 एटम लेकर अपना क्लोरीन मॉलिक्यूल बना पा रहा है, क्योंकि ये सब के सब कैसे डायटोमिक पार्टिकल हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, एंड नाइट्रोजन, ये सारी चीजें हो गए, है ना। तो ये सब तुम्हारे कैसे डायटोमिक पार्टिकल हो गए। तो ये तो तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मैंने समझा है। ठीक ऐसे ही अगर जैसे मान लो कि मैं 118 एलिमेंट की बात करता हूँ, तो हो सकता है कि जो तुम्हारे 118 एलिमेंट हो, उनमें जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारे जितने भी एलिमेंट हो, चाहे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, चाहे मैं ऑक्सीजन की बात करूं, चाहे मैं तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि और भी तुम ले लो, चाहे मैं नाइट्रोजन की बात करूं, है ना, चाहे मैं जिसकी बात करूं, हो सकता है कि अपने जैसे ही तुम्हारे एक एलिमेंट को लेकर आ रहे हो। तो अगर अपने ही जैसे एक एलिमेंट को लेकर आ रहे होंगे, तो जो भी चीज बनेगी वो मॉलिक्यूल बनती है, क्योंकि जो भी तुम्हारे एटम आ रहे हैं वो सेम सेम एटम हो रखे हैं। लेकिन अगर मान लो कि भैया मैं बात कर देता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे एटम्स आ रहे हैं, तो जब भी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके कंपाउंड आ जाएंगे। उनको क्या बोला जाएगा, उनको हम लोग बोल देते हैं कंपाउंड बोल देते हैं। मॉलिक्यूल तो वो भी रहेगा, फिर भी रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, कंपाउंड रहेगा। क्योंकि मॉलिक्यूल हमें क्या बताता है कि यार वो तुम्हारा एग्जिस्ट कैसे करता है, नेचर में कैसे पाया जाता है, वो है। और अगर मान लो कि वो सिंगल अपने जैसे ही एटम जैसा पाया जा रहा है, मतलब कि कोई डिफरेंट एटम नहीं है, तो सेम अगर एटम पाया जा रहा है, तो मैं उसको मैं क्या बोल दूंगा, तुम्हारा मतलब मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट बोल दूंगा। और अगर मान लो कि तुम्हारे डिफरेंट एटम्स उसमें पाए जा रहे हैं, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड बोल दूंगा। तो ये तो कभी भी अगर कोई कंपाउंड लिखा होता है, तो हमको उसको समझना होता है कि यार उसमें उस वहाँ क्या तुम्हारा सब्सक्रिप्ट्स का रोल क्या आता है, कैसे एक जो केमिकल फॉर्मूला है कंपाउंड का, वो हमें कैसे एक स्टेटमेंट देता है कि हाँ यार ये जो केमिकल सिंबल है वो हमें बता रहा है कि इसमें कौन कौन से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि एलिमेंट पाए जा रहे हैं, उनके नीचे लिखा हुआ सब्सक्रिप्ट हमें वो बता रहा है कि कितने एटम्स पाए जा रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं वाटर की बात कर देता हूँ, है ना, सिंपल एज अ वाटर की बात कर देता हूँ, तो मुझे बताओ वाटर क्या है, तुम्हारा मॉलिक्यूल है या फिर एलिमेंट है। तुम बोलोगे भैया मुझे इसका केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो मैंने बोल दिया कि अच्छा केमिकल फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, H2O लिख दे रहा है, ये चीज है। तब तुम बोलते हो नहीं भैया ये आपका एलिमेंट नहीं है, ये भैया आपका मतलब क्या कहते हैं मॉलिक्यूल है। अच्छा मैंने बोला अच्छा मॉलिक्यूल है, यार मैंने तो सुना था ये कंपाउंड है। तो तुमने बोला हाँ भैया मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है, क्योंकि भैया इसमें आपको मतलब क्या कहते हैं कि दो एटम दिख रहे हैं, है ना, और वो जो दो एटम्स है वो दो एटम्स डिफरेंट डिफरेंट हो रखे, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। तो मैंने बोला यार फिर टू का मतलब क्या है, तो तुमने बोला कि भैया अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो इसमें जो हाइड्रोजन जो H2 है, उसमें ये वाटर के मॉलिक्यूल में मतलब कि एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड जो कि क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो उसमें क्या पाया जा रहा है कि हाइड्रोजन के तुम्हारे दो एटम पाए जा रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन के तुम्हारे दो एटम पाए जा रहे हैं, और तुम्हारा ऑक्सीजन का एक एटम पाया जा रहा है। ये जब ये आपस में आके मिलते हैं तब जाके तुम्हारा एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, आ गया, आगे. आ गया ना। लेकिन अगर मान लो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 2HO लिख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है,
या मान लो कि अगर एलिमेंट टू एच ओ नहीं लिख दो तो नहीं मान लो कि मैं 2H2O लिख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया इस समय जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वाटर के, वो कितने हो रखे हैं बताओ मुझे। दो। दो हो रखे हैं, क्योंकि भैया जैसे मान लो कि यहाँ तुम्हारे हाइड्रोजन के दो एटम बोल देते थे, ठीक ऐसे अगर मान लो कि यहाँ मैंने दो का मल्टीप्लाई करा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भैया दो मॉलिक्यूल, मतलब कि दो तुम्हारे दो मॉलिक्यूल किसके हो गए, तुम्हारे तुम्हारे वाटर के हो गए, ये चीज हो गई, क्या हो गया, तुम्हारे दो मॉलिक्यूल हो गए वाटर के हो गए। तो अगर एक्चुअली में अगर मान लो कि मैं इसका मल्टीप्लाई कराता हूँ, है ना, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ कि एक H2O ये हो गया और एक तुम्हारा H2O ये हो गया, है ना। और अगर अगर टोटल नंबर ऑफ एटम गिनोगे तो मुझे बताओ हाइड्रोजन के फिर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, बताओ मुझे, हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम चार। कि चार हो जाएंगे, वेरी गुड। और मुझे बताओ ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, दो। दो हो जाएंगे ना। तो जब तुमको क्लास 10th में मतलब क्या कहते हैं केमिकल बैलेंस करना सिखाया जाएगा, तब तुमको ऐसे डायरेक्ट रटाना सिखाया जाएगा कि हाँ देखो ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि अगर कभी भी यहाँ 2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि कभी भी तुम इसको सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कराओगे तो तुमको टोटल नंबर ऑफ तुम्हें एटम्स पता चल जाएंगे कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स कितने पाए जा रहे हैं। तो तुमने 2 का मल्टीप्लाई किया 4, तो मतलब कि 4 हाइड्रोजन के एटम पाए जा रहे हैं। फिर तुमने इसी 2 का मल्टीप्लाई इधर सबस्क्रिप्ट्स में किया, जो कि यहाँ लिखा हुआ 1 है, लेकिन हमने जानबूझ के लिखा नहीं है ना। तो अगर मान लो कि 1 नहीं लिखा होगे तो भी कोई मतलब नहीं, तो 1 यहाँ जब लिखा तो तुमको पता चल गया कि हाँ भैया यहाँ जो सबस्क्रिप्ट्स है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ 1 हो रखा है, ठीक कोई बात नहीं। तो तुमने देखा कि ऑक्सीजन के फिर एटम कितने हो जाएंगे, 2 × 1, भैया 2 एटम हो गए, है ना, ये हो गया। तो कभी भी अगर मान लो कि 4 हाइड्रोजन के एटम और तुम्हारा ऑक्सीजन के 2 एटम एक साथ आएंगे तो तुम्हारे 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे वाटर के। लेकिन अगर मान लो कि कभी भी बोल देता हूँ कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन का एक एटम आ रहा है, तो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल बनाएगा, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसका बनाएगा, वाटर का बनाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। आ गया ना। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा CO2 होता है, जैसे मान लो सिंपल इन द केस अगर मान लो कि मैं CO2 को लिख देता हूँ, तो तुम CO2 को देखते क्या बोलोगे कि भैया ये क्या मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, मैं बोल दूंगा अच्छा। तो तुम क्या बोलोगे, भैया ये मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है, क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हो रखा है, क्योंकि भैया ये जो मतलब क्या कहते हैं कि कंपाउंड इस वजह से बोले जा रहे हैं क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एटम पाए जा रहे हैं, एक कार्बन का पाया जा रहा है, एक ऑक्सीजन का पाया जा रहा है। और मॉलिक्यूल इसी वजह से है ना, मॉलिक्यूल का मतलब ही यही होता है कि भैया मतलब क्या कहते हैं कि जब भी एक से ज्यादा एटम पाया जा रहा है तो ये एग्जिस्ट मतलब कंपाउंड के रूप में कर रहा है, ना कि एलिमेंट के रूप में कर रहा है। क्योंकि अगर एलिमेंट के रूप में कर रहा होता है तो या तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जैसे दो होते तो O2 होता, या तो कार्बन कार्बन जैसे होता तो C2 जैसा कुछ होता है ना ये। लेकिन डिफरेंट एटम पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड हो गया। सिंपल साफ सीधी बात ये हमने समझ लिया। फिर हमें पता चला कि भैया ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड किस चीज को बता रहा है, ये आपके मतलब क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम्हारी होती है वो उस कितने मॉलिक्यूल है। तो तुमको पता चला कि भैया एक मॉलिक्यूल है ना। क्योंकि जब भी कार्बन एक होता है, कार्बन का एक एटम पाया जाता है, तुम्हारे ऑक्सीजन के दो एटम पाए जाएंगे तुम्हारे ऑक्सीजन के, तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एक कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो हमने इस तरह से लिख दिया कि हाँ कभी भी अगर मान लो कि CO2 सिंपल लिखा है तो मैं उसको बोलूंगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, क्या बोल दूंगा उसको, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल दूंगा, ये हो गया, क्या बोल दूंगा, 1 हो गया। लेकिन अगर मान लो कि कभी मैं इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कराता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि इस समय जो मॉलिक्यूल है वो कितने हो गए, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये हो गया। तुम उसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो कि मैं इधर ऐसे जैसे मान लो कि ये एक तुम्हारा वो हो गया, है ना, इसको मान लो कि ये एक तुम्हारा एक मॉलिक्यूल था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ अगर मेरे को रिप्रेजेंट कराना होगा तो मैं कैसे करूंगा, 3 करके दिखाऊंगा कि हाँ देखो ये 3 है, ऐसे हो रखे। लेकिन अगर तुम इसको और फर्दर डिवाइड करोगे, इसको और फर्दर डिवाइड करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि कार्बन का एक एटम है और तुम्हारे ऑक्सीजन के तुम्हारे 2 एटम है, ऐसे हो रखा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। आ गया ना। यही था, सिंपल सा था, आज ज्यादा कोई टॉपिक बड़ा था नहीं ये, लेकिन समझना पड़ेगा बस ये कि मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड और इन सब का मतलब क्या है। जैसे ऊपर जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा एक हाइड्रोजन मतलब वाटर का ही एग्जांपल दे रखा है, ये क्या है तुम्हारा, ये ये तुम्हारा ये हाइड्रोजन है, नहीं नहीं, ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन है ना। ठीक है, हाइड्रोजन है क्योंकि तुम्हारा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और तुम्हारा ऑक्सीजन का एक एटम होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का एक एटम होता है ना।
तो ये इस तरीके से अपने आप को स्टेबल कराता है, मतलब कि वाटर एज अ कंपाउंड है ना। वाटर एज अ कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करके कर रहा है। और वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऐसा कर रहा है कि अपनी भी स्टेबिलिटी को पूरा कर रहा है, हाइड्रोजन भी अपनी स्टेबिलिटी को पूरा कर रहा है, ये है। तो जो वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, जिसमें 2 हमें ये इंडिकेट कराता है कि हाँ तुम्हारे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो रखे हैं और ऑक्सीजन का एक एटम हो रखा है, जिसको हमने लिखा भी नहीं, कोई तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज हो गया है ना। और कभी भी अगर मान लो कि अगर 2H2O लिख कर आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि तब तुम्हारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गए, जिसमें मतलब ये है कि तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम हो गए और तुम्हारे 2 तुम्हारे ऑक्सीजन एटम हो गए, ये है ना। तो अभी अगर जैसे इसको देखोगे तो ये भी तुम्हारा कैसा है, वाटर के मॉलिक्यूल ही है ना। ये क्या हो रखे तुम्हारे वाटर के मॉलिक्यूल्स, तुमको वो वाटर के मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल 5 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से देखो लगातार लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है ये, है ना, कि कितने मॉलिक्यूल है। और हमें पता चला कि यार मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, क्योंकि एक से ज्यादा तुम्हारे इसमें एटम्स पाए जा रहे हैं। ये तो ये कुछ मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स हैं, है ना। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड के एग्जांपल हैं, जैसे H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाता है। सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम मिलाकर एक सल्फर डाइऑक्साइड का वो बनाता है। नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाता है। कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम मिलकर एक मीथेन का मतलब क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल बनाता है। तुम्हारा कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 5 एटम और हाइड्रोक्साइड के तुम्हारा एक एटम मिलकर मतलब क्या बनाते हैं, तुम्हारा एक एथेनॉल बनाता है, एक अल्कोहल बनाता है ना। HCl में तुम्हारा हाइड्रोजन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम मिलकर तुम्हारा एक हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये तुम्हारे इनमें जो डिफरेंट डिफरेंट ये जो तुम्हारे एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसी वजह से उसको हम लोग कंपाउंड बोल दे रहे हैं, है ना। और ये जो कंपाउंड एग्जिस्ट हो रहे हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से हो रहा है। तो हमने सिंपल ये बता दिया बस, केवल ये, है ना। लेकिन अगर मान लो कि मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब है कि इनमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो भी बढ़ गए। ये हो गया, मतलब कि उनका मास ज्यादा हो गया। अब वो देखने में थोड़ा ज्यादा लगेंगे। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। अभिषेक। हेलो। अभिषेक। हाँ बता भाई। हाँ भैया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना, कि भैया केमिकल फॉर्मूला कभी भी कंपाउंड को अगर देखा जाएगा तो वो हमें इसी चीज को रिप्रेजेंट कराएगा कि उस मॉलिक्यूल में कंपोजिशन क्या है, कि मतलब कितने एलिमेंट पाए जा रहे हैं और वो जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं उनमें कितने एटम पाए जा रहे हैं। तो वही आपका, क्योंकि भैया कितने एलिमेंट पाए जा रहे हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पाए जा रहे हैं, तभी तो बेटा कंपाउंड होगा वो, है ना। ये हो गया। आज जो कुलदीप है तो कुलदीप आंसर नहीं दे, तुम दो। In the formula for water, H2O for to the subject to in the H2 and lack of for O indicate हम्म। B. बी है ना ये। तो कभी भी अगर मान लो कि सिंपल अगर इस तरह से लिखा हुआ है, अगर कहीं भी सबस्क्रिप्ट्स नहीं लिख कर आ रहा है, जैसे यहाँ सबस्क्रिप्ट्स क्या है, एब्सेंट है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वहां क्या होगा, वहां 1 होगा, है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं 1x लिखूं या सिंपल x लिखूं, बात बराबर ही है। ठीक वैसे यहाँ भी सिंपल वही हो रखा है ना। तो ऑक्सीजन का यहाँ एक एटम हो रखा है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What does the expression 2H2O represents, and how many atoms of hydrogen does it contain? Option D. ऑप्शन डी। D, two molecule of water, four hydrogen हम्म। atoms. वेरी गुड, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है, हाउ मेनी हाँ, हाइड्रोजन एटम डज इट कंटेन। हाँ। पूछा तो है। ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बता दिया तुमने, वेरी गुड, है ना। ये हो गया। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ भाई। The table the formula for ammonia is NH3. NH3, वेरी गुड, है ना। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Which of the elements are represented in molecule of ethanol? एथेनॉल।
बी। बी सी टू एच कार्बन फाइव ओ। हाइड्रोजन। वेरी गुड है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? C2H5OH होता है। तो ये तुमको और थोड़ा धीरे धीरे याद हो जाएगा, है ना। ये तुम्हारा अल्कोहलिक ग्रुप लगता है उसमें जाके, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। चलो अब इसका आंसर बताओ। Which compound has the molecular formula CH2? हम्म Option C. कार्बन डाई सल्फाइड, है ना, ये चीज होता है। डाई मतलब क्या होता है? टू। अगर कहीं भी डाई आ जाए ना तो समझ जाना उसका मतलब टू है। ट्राई का मतलब क्या है तुम्हारा? तीन है। टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार होता है। ऑक्टा का मतलब आठ होता है। मोनो का मतलब तुम्हारा एक होता है ना। पेंट का मतलब तुम्हारा फाइव होता है। हेक्स का मतलब तुम्हारा सिक्स होता है ना। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हारा ये टू लिख रखा है, तो मैं डाई लगा सकता हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाई ऑक्साइड तो मतलब ऑक्सीजन के दो एटम हो गए, तभी तो कार्बन डाई ऑक्साइड। तो डाई ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के दो एटम। हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। तो हाइड्रो नहीं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाँ। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐसे ही हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये हो गया। ठीक। तो ये CH2 उसको याद रख लेना। तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था ना कार्बन डाइसल्फाइड वाला? इसमें मतलब अगर तुमको वो जब तुम्हारा वाला चैप्टर था जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि प्यूरिफिकेशन वाला बताया जाता है, तुम्हारा सेकंड चैप्टर है जो तुम्हारा इज मैटर अराउंड अस प्योर में। तो पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, वरना तुमको कार्बन डाइसल्फाइड में तुमको बताते कि कैसे एक मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाता है। चलो इसका आंसर बताओ। How many atoms are present in one molecule of sulfur हम्म dioxide? हम्म C. सी। कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें? 3. नहीं। तुम बताओ मुझे कुलदीप। Yeah, option क्या होगा? option B. नहीं। अरे यार, मैंने जबरदस्ती उसको गलत बोला था, वो सही था आंसर। समझ रहे हो ना? बस यही देखने, जबरदस्ती नहीं। तुम अगर तुम सही हो तो तुम बोल सकते हो कि नहीं भैया वही सही आंसर है ना। तो यार नंबर ऑफ एटम्स पूछा ना, कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में। ये तो पूछा नहीं कि मुझे बताओ कि सल्फर के कितने एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है। तो पूरे एक मॉलिक्यूल में टोटल तीन तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एटम्स पाए जा रहे हैं, जिसमें से सल्फर का एक एटम पाया जा रहा है और तुम्हारे ऑक्सीजन के दो एटम पाए जा रहे हैं, ये। अच्छा, इसे प्रीवियस वाली क्लास में तुमने हम मैंने एक मतलब क्या कहते हैं कि तुमको एटॉमिक मास के बारे में पढ़ाया था, याद है तुम्हें? कि कैसे किसी भी एक एटम के मास को अगर हमें निकालना है तो हम कार्बन के एटम के मास के थ्रू कंपेयर करके रिलेट करके हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं ना। ठीक ऐसे तुम्हारा मॉलिक्यूल के भी मास को हम लोग रिप्रेजेंट करा सकते हैं कार्बन के थ्रू। तो अभी उसके बारे में कल पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि आज पहले कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ यार क्या होता है क्या नहीं होता है चीजें, है ना। आ जाओ एक सेकंड को, पहला पहला नंबर क्वेश्चन लिखूंगा। व्हाट इज the meaning, what is the difference between chemical formula and elements, है ना। ये हो गया तुम्हारा। आराम से मान लो कि तुम्हारा ये 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, मोनोटॉमिक पार्टिकल्स, है ना, या फिर मोनोटॉमिक एलिमेंट्स लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। मोनोटॉमिक एलिमेंट्स हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सिंबल। एक्सप्लेन करो। ठीक। ये भी तुम्हारा दो से तुम 2 मार्क्स का मान लो। ठीक है। एक्सप्लेन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाँ। गिव ब्रीफ
अबाउट इट्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंपोजिशन ऑफ इट्स फॉर्मूला, ऑफ इट्स फॉर्मूला। ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है। metals has same atomic element symbol and molecular formula। briefly explain ना। ये तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। तो मुझे बताओ इन 5 क्वेश्चन में किसी को कोई डिफरेंस, कोई भी दिक्कत? जैसे पहला क्वेश्चन ये बता रहा है कि मुझे बताओ कि केमिकल फार्मूला और तुम्हारे एलिमेंट में क्या डिफरेंट है ना। तो तुम बताओगे कि केमिकल फार्मूला भैया आपके एग्जिस्टेंस को बताता है कि आप कैसे हो ना, स्टेबल हो कि क्या हो, ये चीज हो। और बाकी एलिमेंट जो एलिमेंट सिंबल्स होना चाहिए। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ थोड़ा सा और रिफाइन कर दे रहा मैं। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ? एलिमेंट सिंबल, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। हाँ, ये तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक, ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ। आ गया? रुको, अभी देखो दूसरा वाला भी बताते हैं। ठीक, अब दूसरा वाला क्वेश्चन ये बोला कि मुझे बताओ कि जो तुम्हारे मोनोटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और सिंबल होता है। तो तुम बताओगे है ना कि हाँ भैया होता है। आपका मान लो कि जैसे हीलियम हो गया, ऑर्गन हो गया, नियॉन हो गया, सबका सिंबल सेम होता है ना। और वो इसी वजह से होता है क्योंकि भैया स्टेबल होते हैं, तो उनको अपने जैसे मतलब क्या कहते हैं कि किसी भी एटम्स या किसी भी दूसरे के साथ जाने की जरूरत है ही नहीं। इसी वजह से जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और वही मतलब सेम है, क्योंकि भैया मॉलिक्यूल मतलब होता है एग्जिस्टेंस, कि आप कैसे एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर आप सेम उससे कर रहे हो तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाओगे, और अगर आप अलग अलग उससे एटम से कर रहे हो तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहला दिया जाओगे। बस सिंपल सी बात ये हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा वाटर को तुमको एक्सप्लेन करना है कि वाटर का मॉलिक्यूल है ना, वो तुम बताओगे H2O, जिसमें से मतलब क्या कहते हैं कि H मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन का 1 एटम हो गया, तब मिलकर तुम्हारा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। और अगर मान लो कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देते तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वो बन जाएगा, जैसे टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे एटम्स तुम्हारे बढ़ जाएंगे। ये हो गया। ठीक, ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं कि चौथे क्वेश्चन में तुमको बताना है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तुम एक्सप्लेन करो, उसके कंपोजिशन को एक्सप्लेन करो। फिर 5वें क्वेश्चन में ये है कि जो मेटल होता है वो भी तुम्हारा सेम एटॉमिक एलिमेंट जो सिंबल होता है उनका, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है। तो तुम इसमें बता दोगे कि ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके करते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके करते हैं तो इनके इनके साथ कोई भी मतलब क्या कहते हैं दूसरा एटम नहीं आता। तो जब दूसरा एटम नहीं आता तो इनको हम मतलब क्या कहते हैं सबस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी तुम्हारा सिंबल में नहीं आएगा। मान लो कि अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, कभी भी अगर लिख रहा हूँ, ठीक, मान लो कि मैं H2 लिख रहा हूँ, तो ये तो तुम्हारा एटम बता रहा है ना। लेकिन अगर मान लो कि मैं सोडियम की बात करता हूँ, जो कल कल परसों में पता चलेगा, तो मैं सोडियम के ऊपर पॉजिटिव लिखता हूँ, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हारा चार्ज होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताने की कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है। ये सारी चीजें है ना, वो पॉजिटिव, ये तुम्हारा कैटायन है कि एनायन है, ये सब चीजें बताने की कोशिश करेगा। तो इनको तो आप कभी भी फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते नहीं हो। तो इसी वजह से हम लोग मतलब क्या कहते हैं मेटल जो होता है, मेटल को सिंपल ही उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और जो उसका सिंबल होता है वो सेम ही रखते हैं। ये तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया आज का लेक्चर? आ गया। आ गया, वेरी गुड।